चलिए, गुड इवनिंग ऑल। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे जेआईबी हो या सीआईबी हो। और इस टॉपिक का जो बेस है वो फॉरेक्स के बेसिक्स, न्यूमेरिकल्स को कवर करता है। जेआईबी में 3 to 4 मार्क्स का टॉपिक बनता है और सीआईबी में ये टॉपिक जो है बियॉन्ड 8 मार्क्स भी चले जाता है। मतलब अगर इसमें से न्यूमेरिकल आ गया तो 5 मार्क्स का आएगा और थ्योरी तो बाकी है ही है। तो आज हम इसके फॉरेक्स के बेसिक्स को थोड़ा कवर करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअलिटी को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फॉरेक्स है वो कैसे बना हुआ है। तो फॉरेक्स जो है मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। फॉरेक्स जो है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज वर्ड के 2 कैरेक्टर हमने इस तरह से उठा दिया, थ्री कैरेक्टर यहाँ से और 2 कैरेक्टर यहाँ से, तो ये फॉरेक्स हो गया। तो इसको शॉर्ट में हम फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज में आते हैं। जैसे मैं कुछ आपसे एग्जांपल पूछता हूं, मैं डॉलर किसी को देता हूं और उससे जो है रुपीज लेता हूं, 1 नंबर केस है। सेकंड नंबर केस है डॉलर लेता हूं और डॉलर देता हूं और यूरो लेता हूं, कुछ भी वाइस वर्सा मान लीजिए। ठीक है। और डॉलर लेता हूं और जापानीज येन का है। और फोर्थ है रुपीज लेता हूं और रुपीज और डॉलर लेता हूं ऐसे। और 5 नंबर है रुपीज और रुपीज। ठीक है। और 6 नंबर ये है गुड्स देता हूं और डॉलर लेता हूं। ठीक है। ये मैंने 6 एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको आंसर करना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें फॉरेक्स में आते हैं। Sir, first and fourth. 1, 2, 3, 4, 6 and 4. 5 तो 6. छूटे सभी। Except 5. 1, 2, 3, 4. 1, 4 and एक्सेप्ट 5. 5 ना, 1 and 4. 1 and 4। चलो, कई सारे आंसर्स आप लोगों ने दिए, ऑल अबाउट एक्सेप्ट 5 and 6। तो आंसर आप लोगों ने जो दिए उस पर डिस्कस नहीं करके मैं बता रहा हूँ, सही आप चेक कर लेना कि आपके आंसर सही थे या नहीं थे। ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि जो एक्सचेंज है उसमें 1 टाइम या 1 साइड एटलीस्ट हमारा फॉरेन एक्सचेंज का नाम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों साइड है, यहाँ पर दोनों साइड है, यहाँ पर 1 साइड है। ठीक है। तो ये तो प्योरली फॉरेन एक्सचेंज हो गए। अब क्वेश्चन ही आता है इसका, तो फॉरेन एक्सचेंज तो ये भी है लेकिन यहां पर बैंक इन्वॉल्व नहीं है। तो जो हम फॉरेन एक्सचेंज पढ़ेंगे उन सारे फॉरेन एक्सचेंज में एक्सेप्ट दीज सिचुएशन, हम इन सारी सिचुएशन को डील करेंगे। ठीक है। 5 नंबर तो बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। ठीक। तो ये तो मैंने करेंसी के एस्पेक्ट्स बताया कि एटलीस्ट 1 साइड फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। बोथ साइड ही फॉरेन करेंसी हो सकती है लेकिन 1 साइड जरूर होनी चाहिए। और ये गुड्स है, ये जो ट्रेडिंग है ये बैंक की नहीं है, एक्सपोर्टर और किसकी है, इंपोर्टर की, क्योंकि गुड्स गया जो है और वहां से जो है डॉलर आया है। ठीक है। और जब वो जो ये एक्सपोर्टर है जब ये बैंक में पहुंचता है तो बैंक में पहुंचेगा तो वो ये केस बन जाएगा। ये बात क्लियर होगी सबको। चलो आगे, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉरेन एक्सचेंज में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं या आइटम आते हैं। एक एक करके कोई बोलते जाइए। Sir, direct rate, indirect rate. नहीं, अभी रेट नहीं पूछा मैंने, रेट में मैं आऊंगा। मैं किस किस चीज की डीलिंग होती है फॉरेन एक्सचेंज की नेम पे। फॉरेन करेंसी, करेंसी, वेरी गुड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। और बोलिए बोलिए। Goods. नहीं देखो, गुड्स मैंने मना कर दिया। So गुड्स global डील करेगा securities. एक्सपोर्टर करेगा, हम नहीं करेंगे इसको।
LC sir. टेलीग्राफ एलसी, वेरी गुड। एलसी के साथ में एक और वर्ड लिख देता हूँ, गारंटी। ठीक है। और बोलिए। ड्राफ्ट सर। ड्राफ्ट, वेरी गुड। और बोलिए। Derivatives. क्या चीज? ट्रैवलर चेक आंसर दिया है केबी लक्ष्मी जी ने। डेरिवेटिव्स सर। डेरिवेटिव्स, बिल्कुल बात कर लेते हैं। डेरिवेटिव बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि डेरिवेटिव में बहुत से प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है। सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आएगी क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटी एग्जैक्टली फॉरेन करेंसी नहीं होती। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी फॉरेन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, So ऐसा हम बोल global. सकते हैं गवर्नमेंट की जगह फॉरेन। एडीआर जीडीआर वगैरह जो करते हैं तो? हाँ, वो भी आ सकता है, एडीआर जीडीआर। और बोलिए। और टीटी और गोल्ड भी आंसर दिया गया है। गोल्ड भी जो है फॉरेन ट्रेडिंग में आता है। और टेलीग्राफिक ट्रांसफर जो है कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। टेलीग्राफिक जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर है, तो उसको हम यहाँ ले लेते हैं, ड्राफ्ट टीटी। और यहाँ पर मैं चेक और ऐड कर दे रहा हूँ। फॉरेन करेंसी के चेक भी आ सकते हैं आपके पास, ठीक है, या पे ऑर्डर भी बोलते हैं। और बोलिए, कोई और ऐसा आइटम है जो फॉरेन करेंसी में डील होता है और बैंक उसमें इन्वॉल्व होता है? मनी ट्रांसफर सर। मनी ट्रांसफर में तो हमने ये ले लिया ना, टीटी। टीटी में ओके ओके। टेलीग्राफिक ट्रांसफर हो गया ना। Nostro and Vostro account. ये जो नॉस्टो एंड वोस्टो आपने बोला, ये अकाउंट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। इन अकाउंट्स में इन्हीं सब चीजों का डीलिंग होता है। ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, रेमिटेंस। हालांकि इसमें आ गया है वो, तो वन मोर वर्ड इज रेमिटेंसेस। ठीक है। रेमिटेंसेस जो टीटी से हो, चाहे किसी भी मोड से हो, स्विफ्ट से हो, वो सब आते हैं। ठीक है। ट्रैवलर चेक हमने यहाँ पे पहले लिख दिया है। ठीक। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स डील अगर हम बैंक करता है तो इसका मतलब वो फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग कर रहा है। ठीक है। इसमें भी ये जो गोल्ड का पार्ट है, ये एक अलग मेथड से होता है। ये जो गोल्ड का पार्ट है, ये अलग मेथड से होता है। चलो हाँ, हम बात कर रहे हैं कि ये इतने इंस्ट्रूमेंट्स में हम क्या करते हैं, फॉरेक्स की डीलिंग करते हैं। और गोल्ड वाले के लिए मैंने बताया, गोल्ड वाले के लिए बैंक एज सच इस तरह की डीलिंग नहीं करता है। ये जो गोल्ड लिखा हुआ है ना पे, ठीक है, हमारा जो सिलेबस है, वो सिलेबस हमारे इन चीजों पे है। वो जो सिलेबस है हमारा इन चीजों पे है। ठीक है। तो अब इनकी डीलिंग कैसे करते हैं बैंक? तो डीलिंग जो बैंक कर रहा है, उसमें कुछ प्रोसेस हैं, वो हमको सीखने, कॉन्सेप्ट सीखना है कि कोई कस्टमर आएगा जाएगा तो क्या होगा। ठीक है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बैंक बना देता हूं, और बैंक में फॉरेन करेंसी का आना, फॉरेक्स बोल रहा हूं मैं, ठीक है, फॉरेन करेंसी नहीं, फॉरेक्स का आना, और बैंक से फॉरेक्स का जाना। अब कैसे आता है ये? फॉरेक्स आना और फॉरेक्स जाना। तो इसका आने का तरीका है, आने का मतलब है बैंक के अंदर अगर फॉरेक्स आ रहा है तो बैंक बाई कर रहा है। ठीक है। और अगर बाहर जा रहा है तो बैंक क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो ये दो टर्म आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि सारा जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड होगा या कोई भी चीज होगी वो इसके बेसिस पे होगा। ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। ये जो एग्जांपल लिख रहे हैं ना, ये बहुत ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि यहाँ आपको प्रॉब्लम होती है। मैं यहाँ पे जो भी नेम लिख रहा हूं, आपको बताना बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज होल्ड कौन करता है? आप लोग राइट करके आंसर दे सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज होल्ड कौन करता है? और इसका ओनर कौन होता है? ऐसे बोल दीजिए।
होल्ड कौन करता है और ओनर कौन होता है। आप लोग आंसर दे सकते हैं। ये जो ड्रॉर और होल्डर वायर एक्सपोर्टर, हाँ ये सही आंसर आया जो एक्सपोर्टर वाला है। ये जो ड्रॉर और ड्रॉई वाले जो वर्ड्स हैं ये क्या है, टेक्निकल वर्ड्स हैं। अभी हम सिंपल लेमैन में बता रहे हैं। तो इसको जो है एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर जिसने गुड्स को कहीं बाहर भेजा हुआ है और उसके अगेंस्ट में उसे मिला हुआ है, और ये कंडीशन है कि इट शुड बी इन फॉरेन करेंसी। अगर कहीं पर भी हम डॉलर लिख रहे हैं अपने पढ़ाने में, डॉलर का मतलब एनी ऑफ द फॉरेन करेंसी, और एनी ऑफ द फॉरेन करेंसी की अगर बात करेंगे तो हमारा एक कॉन्सेप्ट था सिंबलाइज्ड करेंसी। तो सिंबलाइज्ड करेंसी में डॉलर है, जैपनीज येन है, थर्ड हो गया यूरो, और एक हो गया स्टर्लिंग पौंड, और ये रुपीज। वर्ल्ड में केवल 5 सिंबलाइज्ड करेंसी है, जिसमें ये हमारी होम करेंसी है, ये हमारी फॉरेन करेंसी है, ठीक है। बाकी जो भी करेंसीज है उनको इस तरह लिखते हैं जैसे AUD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर, इस तरह के 3 वर्ड करके यूज किया। जैसे हम लोग अपने करेंसी को पहले क्या लिखते थे, INR लिखते थे, ठीक है। INR का फिर रुपीज सिंपल हो गया। तो ऐसे ही ये जो करेंसी है ये, और इसको हम लोग स्टर्लिंग पौंड भी बोलते हैं, पौंड, ठीक है, पौंड या स्टर्लिंग पौंड भी बोलते हैं, ठीक। तो ये करेंसी सिंबलाइज है। अदर करेंसी को हम कुछ कोड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कौन कौन सी करेंसी। तो यहाँ डॉलर का मतलब कोई भी फॉरेन करेंसी हो सकता है। इस केस में यहां मैं बैंक अगर बना दूं, ये एक्सपोर्टर है XYZ, XYZ कंपनी एक एक्सपोर्टर है। इसने किसी को भी गुड्स सेल किया था, उसके अगेंस्ट इसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक प्रॉमिस है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रॉमिस। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आप लोगों से, और इसके लिए मैं माइक खोलूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी। इसका कोई आंसर देंगे? सर बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, प्रॉमिसरी नोट में 2 होती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी, प्रोमिसरी नोट में 3 पार्टी हो सकती है। कोई आंसर करेगा मुझे? सर प्रोमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है सर, इसमें भी वो हो तो बिल ऑफ सकता एक्सचेंज भी होता है। वो दोनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। है सर, बिल तो ऑफ एक्सचेंज हो सकता है सर। बिल ऑफ एक्सचेंज 2 होंगे सर अनकंडीशनल प्रॉमिसरी नोट में। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है सर। बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। सर प्रोमिसरी बिल नोट ऑफ में एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। सर बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सपोर्टर एक्सचेंज में बना। एक्सटेंस होना जरूरी है, ठीक है। एक्सेप्टेंस जरूरी है। ठीक है। सर बिल ऑफ एक्सचेंज और एक्सपोर्टर प्रॉमिसरी बनाता नोट है। में टाइम फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम प्रॉमिसरी नोट्स में। नहीं, टाइम तो दोनों में होता है, बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट में एक्सचेंज भी होता है। सर प्रोमिसरी नोट में भी टाइम देते हैं। सर प्रॉमिसरी अच्छा, नोट आप में से किसी ने प्रोमिसरी नोट देखा है? सर दोनों चीज नहीं देखा, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट तो सबने देखा है। प्रोविजनरी नोट तो बैंक में यूज होता है हाँ सर, देखा सर, देखा DPM। देखा। बिल ऑफ एक्सचेंज Sir, DP note is promissory note. Demand promissory note is DP promissory note. हाँ, सेम है वो। Same ये जो होता है डीपी नोट वो सेम होता है। मैम कुछ कह रही थी बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। It is used in foreign transactions. Bill of exchange. नो 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 नो, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में भी यूज होता है। चलिए मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सा फर्क है, देखिएगा। सर बिल उसमें ऑफ गुड्स एक्सचेंज, का वो करते हैं ना बिल ऑफ एक्सचेंज में, हाँ, और इसमें एक साइड प्रोमिसरी नोट से में गुड्स या सर्विसेज जाती हैं
और सेकंड टाइप से मतलब जो उसका रिटर्निंग होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बिल के ऑफ थ्रू होता एक्सचेंज है। आता है। ठीक है, यानी इसका जो मनी को देने का प्रॉमिस है वो ऐसा है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी प्रोमिसरी नोट की, प्रोमिसरी नोट में बोथ साइड रुपीज वर्सेस रुपीज होता है। जैसे किसी ने किसको रुपीज दे दी है तो ये उसको क्या देगा, ये पी नोट देगा। यानी अगर किसी ने उधार पैसा लिया हुआ है और पैसा ही वापस करना है तो इसीलिए डीपी नोट, और बैंक में डीपी नोट यूज होता है इसलिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको सबको? सर Yes, वन sir. क्वेश्चन प्लीज। हम्म, सर जो हमारा इस इंडियन करेंसी नोट है हाँ वो प्रोमिसरी नोट है क्या? उसमें हाँ भी हाँ लिखा हुआ हाँ रहता बिल्कुल है है। आई प्रॉमिस टू पे, हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट ना? प्रोमिसरी नोट है। ओके जी हाँ सर। ओके, थैंक यू सर। प्रोमिसरी नोट है। बस उसको ये भी बोलते हैं क्या, लीगल टेंडर भी बोलते हैं शायद उसको। हाँ बोलते हैं सर। लॉ लॉ के हिसाब से उसको किया गया है। ठीक है, मतलब वो बाउंस होने का कुछ वो नहीं है। मतलब इवन जो है अगर उसको कोई मना कर देगा लेने से तो उसे जो है सिविल सूट में उसको वो हो सकता है। मतलब कंट्री का बदनामी कर रहा है करके ना, कंट्री को एक्सेप्ट करने के लिए उसको करा जाता है। ठीक है, सूट फाइल हो तो ये सकता बात आ गई। तो प्रोमिसरी नोट जो होता है, मनी लेंथ जो होती है उसको रिटर्न करने के लिए होता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, किसी ने गुड्स या सर्विसेज दी हैं उसके बदले में उसको पैसा वापस करना है। यानी ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट पूरा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो पूरा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो यहां हम बात कर रहे थे बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्योंकि ट्रेडर की बात आई है, ट्रेडर उसको डील कर रहा है और एक डेट में। अब बिल ऑफ एक्सचेंज टू टाइप के बेसिकली होते हैं। एक होता है साइट, साइट मतलब इमीडिएट, और दूसरा था यूजांस। यूजांस में क्या है, कुछ पीरियड लेता है। जैसे मान लिया उसने कहा 60 डेज। अगर उसने कहा कि 60 डेज, आफ्टर 60 डेज पेमेंट करूंगा, तो ऐसे बिल्स को यूजांस बिल कहते हैं। और ऐसा बिल जो एक चेक की तरह काम करता है कि भैया जिस दिन मैं सामान सप्लाई कर दूंगा उसी दिन आप मैं लगा लूंगा उसको। क्योंकि सामान सप्लाई क्यों, ये बिल ऑफ एक्सचेंज पहले ही लिख दिया जाता है लेकिन उसमें कंडीशन डाल दी जाती है कि जिस दिन आप, मेरा एक्सपोर्टर को बोला जाता है, एक्सपोर्टर जिस दिन मेरा जो गुड्स हैं उनको शिपमेंट कर देगा उसी समय वो बैंक से जाके इससे पैसे ले ले। और अगर उसने टाइम दिया हुआ तो यूजांस हो जाएगा उस कंडीशन। ठीक, तो ये यहाँ मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली कि बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जब कोई बैंक में आएगा तो बैंक जो है इस बिल ऑफ एक्सचेंज को जब लेगा तो क्या बाई होगा या सेल होगा? बाई होगा सर सर। उसको बिल डिस्काउंटिंग बाई कहते हैं। बाई होगा। नहीं, बैंक प्रोसेस की छोड़ दो, प्रोसेस क्या करेगा छोड़ दो। बैंक में फॉरेन करेंसी आ रहा है या बैंक से जा रहा है? बैंक में आ रहा है सर, इसलिए आ रहा है वो सर। बैंक में जाएगा आ ना रही है सर। ना। बैंक में तो तो बिल ऑफ बैंक एक्सचेंज में आ रही आएगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी बैंक हैंडलिंग करेगा तो वो उसको क्या करेगा, बाई। बाई बाय। बाई। ठीक है, क्लियर हो गया? और अगर अगर लोकल ये बिल ऑफ 60 एक्सचेंज डेज है है तो तो इसका बताइए ना, इससे कहाँ, जैसे किसी को 15 दिन का करना है तो वो नहीं हो पाएगा यूजांस बिल? नहीं, हाँ हो जाएगा, 5 दिन का भी हो जाएगा। मतलब कहने 60 का डेज मतलब ये है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो मैंने टेंटेटिव ले लिया, आप इसमें 2 डे का ले लो। ये बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज का रूल बताता हूं मैं। जैसे कोई बायर है, वो सेलर को आमतौर पे आपने देखा होगा चेक पकड़ा देता है, कहता है चेक ले लो 2 दिन बाद लगा लेना। बोलते नहीं बोलते? ये ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। मतलब जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, व्यापार में जो बायर होता है जो सामान उठा के लाता है उससे, वो कहता है कि सेलर को ये चेक ले लो 2 दिन बाद लगा लेना। बोलता नहीं बोलता ऐसा? अरे बहुत सी ट्रेडिंग होती है ना, वो कहता है चेक दे जाओ 5 दिन बाद लगा लूंगा मैं। हाँ कहता ठीक बोलता है है 5 सर। दिन बाद लगा यस लेना। सर। फिर वो फोन सर करता नहीं यार 2 दिन और रुक जाओ, चलता है ना। हाँ सर हाँ चलता है। होता है सर तो ऐसे। ये जो है ये टेम्परेरी व्यवस्था है। सर मुझे यहाँ हाँ पे एक डाउट था थोड़ा कि बिल ऑफ एक्सचेंज यदि बैंक में आता है
तो बैंक हाँ। जिससे भी बैंक ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिया उसको डॉलर देना होगा ना, सपोज, तो ये सेल का केस नहीं बनेगा। नहीं वो तो बाय बनेगा। करेगा ना, बाई का बिल तो बनेगा। नहीं बाय कर रहा है ना वो तो। वो तो अभी बिल तो बताता खरीद हूँ, रहा मैं है। बैंक के बताता हूँ। प्रोस्पेक्ट से देखना। जस्ट हाँ। नहीं नहीं, अभी रुको, मैं अभी डाउट कई लोगों को होगा। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज जब आया ना बैंक के पास, तो ये जी, सिर्फ पेपर है अभी। ओके। यस सर। और ये पेपर किसके पास भेजता है वो? जहाँ से इसको इम्पोर्ट जिसने Importer। किया उसके इंपोर्टर के पास पास। इम्पोर्टर के पास। और इंपोर्टर भेजता है उसको क्या? डॉलर। ये अल्टीमेटली बैंक में डॉलर आया। ये समझ और गए, ये ऐसे। बैंक क्या करता है, उसका जो कस्टमर है उस कस्टमर को रुपीज रुपीज देते हैं। देता है। ठीक है, ये कस्टमर को क्या दे रहा है? रुपीज। ओके। ये, और उसको जो डॉलर आ रहा है वो फॉरेन से आ रहा है। जो फॉरेन का जो सेलर है, वो बायर है, वो देगा उसको पैसा। तो ये बाई ठीक का है। केस इसलिए बाई हुआ है ना। हाँ। इंपोर्टर वाले बाई केस का में केस सेल का क्या? हुआ, सर इंपोर्ट केस में सेल का। इंपोर्ट केस में उल्टा हो जाएगा तभी तो बाई भाई। अगर सेल हो इंपोर्टर, जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, ठीक है। सपोज कीजिए ये इंपोर्टर आपके पास आता है, तो इंपोर्टर आपके पास आएगा, वो ये रिक्वेस्ट लेके आएगा कि काइंडली रेमिट डॉलर। हाँ, मैं ये कहता कि अगर इंपोर्टर, और इंपोर्टर जो है कहीं का भी हो सकता है, मान लिया इंपोर्टर कहाँ है? इंडिया में है। तो इंपोर्टर अगर इंडिया का है, तो इंडिया वाला इंपोर्टर कहेगा मेरे से, मेरे अकाउंट से क्या ले लो? रुपीज ले लो। लेकिन जो एक्सपोर्टर बैठा हुआ है, जिसने मुझे गुड्स दिया हुआ है, उसको डॉलर का पेमेंट भेज दो। तो ये कंडीशन होती है सेल की। इसका मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकते हैं कि इंपोर्टर जब भी बैंक से कांटेक्ट करता है तो मोस्टली रेमिटेंस के लिए करता है। इंपोर्टर जब भी बैंक में बात करेगा तो वो रेमिटेंस के लिए करता है। और रेमिटेंस में क्या होता है? फॉरेन करेंसी को रेमिट कराने की बात करता है। ठीक है ना? क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ सर। अब हमें ये तो पता लग गया कि हम क्यों डील कर रहे हैं, किस रीजन से डील कर रहे हैं। जब ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग में इन बिटवीन जो बैंक है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में बैंक एक रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पे बताया है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में रोल प्ले करता है। ठीक है। और कभी वो एज ए इंपोर्टर के लिए रोल प्ले करता है, इस केस में वो इंपोर्टर के लिए कर रहा है, और इससे पिछले वाले केस में वो एक्सपोर्टर के लिए कर रहा था। तो बैंक के लिए दोनों ही कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं। कभी वो एक्सपोर्टर के लिए काम करता है, कभी वो इंपोर्टर के लिए काम करता है। ठीक है। तो जब भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर बैंक में आते हैं, तो इनको जब भी ये कस्टमर बैंक में आएंगे, तो इनको डील करने के लिए एक रेट बताना होता है। एक रेट बताना होता है, और उस रेट के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं कोटिंग ऑफ रेट, कोटिंग ऑफ रेट्स। ठीक है। तो हम बोलेंगे रेट कोट। ठीक है, रेट कोट। और रेट कोट का मतलब है डिस्प्ले, एक तरह से समझ लो। जैसे आपके वहाँ एफडी के रेट्स लगे होते हैं ना बैंकों में, कि 5%, 5 मंथ में इतना, 2 ईयर में इतना, इस तरह से करके। ठीक है। अंकुर जी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर सेम टाइम पे बैंक आते हैं क्या? सेम डीलिंग वाला एक्सपोर्टर इंपोर्टर कभी भी सेम टाइम पे नहीं आता है। अगर रेमिट करना होगा तो इंपोर्टर बैंक आता है, और अगर कलेक्ट करवाना होगा तो एक्सपोर्टर आता है। या ये कह सकते हैं, हाँ, दोनों डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं। शारदा ने आंसर दिया है कि वो दोनों डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं। तो एक अगर बैंक पहुंचेगा तो पैसे को रेमिट करने यानी भेजने के लिए पहुंचेगा। एक अगर पहुंचेगा तो अपने पैसे को उस कंट्री से मंगाने के लिए पहुंचेगा। ठीक। तो रेट कोट में हमने बताया है कि डिस्प्ले एक तरीका होता है।
और इसमें अगर हम बात करें तो कुछ डिफरेंट वो होते हैं कि कैसे कैसे रो डिफरेंट तरीके से करता है। तो पहला होता है बाई और सेल का, बाई और सेल का, इसे ध्यान समझिएगा। तो इसको बोलते हैं टू वे कोटिंग। क्या बोलते हैं? टू वे कोटिंग। टू वे कोटिंग का मतलब है एक ही साथ में आपका बाई का भी बताना और सेल का बताना है। और इसको मेंशन कुछ इस तरीके का 69.23/41। तो अगर इसको एलोबरेट करते हैं तो 69.23/69.41। इट मीन्स कि दिस रिप्रेजेंट टू द बाइंग रेट एंड दिस रिप्रेजेंट टू द सेलिंग रेट। और इसमें एक कॉन्सेप्ट वो जो बिजनेस का होता है, क्या होता है? बाई लो सेल हाई। कई लोगों ने ये लेक्चर पहले भी सुने होंगे, लेकिन रिवीजन हो जाए, कुछ और छोटे मोटे अगर डाउट होंगे तो वो भी दूर हो सकते हैं। ठीक है, बाई लो एंड सेल हाई। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो इसको टू वे कोटिंग बोलते हैं। और ये टू वे कोटिंग आप अगर कभी गोल्ड स्मिथ की दुकान में जाएंगे और बिना किसी ऑर्नामेंट की तरफ इशारा करते हुए अगर पूछेंगे कि क्या रेट चल रहा है, तो पूछेगा आपसे कि गोल्ड लेना है या बेचना है। कई, क्योंकि गोल्ड स्मिथ की दुकान में हम लोग पुराना गोल्ड सेल भी करते हैं। ठीक है, और इसीलिए उसको गोल्ड स्मिथ की से हम लोग मैच कर लेते हैं कि जैसा गोल्ड स्मिथ बोलता है वैसे ही हमारा बैंक काम करता है। ठीक है, तो गोल्ड स्मिथ जो है टू वे कोटिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर की कोटिंग आती है, वो होती है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और क्रॉस। ये जो एक एक वर्ड यहाँ लिखा जा रहा है, आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। जेआईबी वालों पूछ, कई बार क्वेश्चन सिंपल ये भी आ गया है कि आउट ऑफ दीज कौन सा ये डायरेक्ट कोट में एग्जाम्पल है, तो वहां पर भी गलतियां हो सकती हैं। और ये अगर 4-5 नंबर की मार्क्स की कोई गलती हो जाती है तो समझ लो आप 45 से नीचे आ जाते हैं फिर। ठीक है, डायरेक्ट में कुछ इस तरह कोटिंग होती है। जो लोग फॉरेक्स में काम कर चुके हैं उनको लिए तो आसान सा लग रहा होगा शायद, ये उनको आता भी होगा, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में बने रहेंगे, चाहे देखें ना सुनते ही रहें। चलो, इज इक्वल टू $1.39। और क्रॉस में क्या होता है, एक थर्ड करेंसी को रेफर करते हैं कि 1 यूरो इज इक्वल टू 1.6 $। तो क्रॉस रेट में अभी जो यहाँ पे कोट किया हुआ है, ये किया हुआ और पूछता है कि $1 इज इक्वल टू रुपीज कितने होंगे। ये आपके में क्वेश्चन आता है जेआईबी वाले। जेआईबी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग एवरी ईयर आता है। कई सेट में तो ऐसे 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। ठीक है, हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि ये जो क्रॉस रेट है उसको समझने की कोशिश करिए। पहली बात तो जो क्वेश्चन आता है वहां पर, वो क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ दीज कौन सा डायरेक्ट रेट है, या कई बार ये पूछता है कि डायरेक्ट रेट में इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट है या रॉन्ग है। तो उसमें आपको हमेशा है कि ये जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी ये फिक्स होती है, यानी 1 रहेगी, ये वेरिएबल रहेगा। ठीक है, और सेकंड में आता है, यहाँ पे आता है डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी ये फिक्स होती है और ये वेरिएबल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिएगा कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो हमें 1 यूरो का रेट बनाना है, लेकिन हमें 1 यूरो का कंपैरिजन डॉलर से, तो हम क्या करेंगे, इस डॉलर को इनटू इस वैल्यू से इनटू कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, रुपीज बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब इसमें एक एग्जाम्पल के रूप फॉर्म में देखेंगे तो कुछ इस तरह से है कि 1 kg पोटैटो इज इक्वल टू
2 kg टोमेटो, ठीक है। और आपसे पूछा गया है, यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, 1 kg पोटैटो इज इक्वल टू 10 रुपीज। और आपसे पूछा 1 kg पोटैटो कितने का, 1 kg टोमेटो कितने का। ये क्रॉस रेट का एग्जांपल है, कितने रुपीस, बताइए, आंसर बताइए। 5 rupees. Sir, 5 5 rupees. चलो 5 रुपीज है, ये कॉमन सेंस से आंसर आया, ठीक है। ये जो आंसर आया है ये कॉमन सेंस से आया है, क्योंकि ये जो पोटैटो है ये रिप्लेस करेगा इसको 10 रुपीज में, ठीक है। और 2 kg टोमेटो का रेट 10 है, तो 1 kg कितना हो जाएगा, 5। ये फिनोमिना क्रॉस रेट कहलाता है। और क्रॉस रेट को हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं चेन रूल? क्योंकि इसमें पहले एक कन्वर्जन होता है और उसके बाद दूसरा कन्वर्जन है, एक करेंसी से दूसरी करेंसी पहुंचे, दूसरी से थर्ड करेंसी पहुंचे, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल भी आता है। और यहाँ जब हम बता रहे थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बेसिक वो, तो इस इनडायरेक्ट की बात मैं कहूँ, जब आप लोग बाजार में सीरियल्स यानी कि अनाज लेने जाते हैं, गेहूं, चावल या आलू, तो वहां पे आमतौर पर कई बार वो कहता है कि 100 रुपये का 5 kg, मतलब 20 रुपये kg नहीं बोलता है। प्याज लेने आते हैं, आलू लेने आते हैं, ठीक है, तो वो 5 किलो की यूनिट में मिलता है। लेकिन यहाँ क्या बोलता है, वो रुपीज को कांस्टेंट रखा हुआ उसने। आज बोलेगा 100 रुपये की 5 kg, कल बोलेगा 100 रुपये की 4 kg, इस तरह चलता हो, ठीक। तो ये सेकंड टाइप हो गया कोटिंग का। पहला तो हुआ हमारा बाई और सेल के मोड में, और दूसरा हुआ हमारा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और क्रॉस के रेट में, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कि टीटी है या बाइंग है, ओटीटी है या बिल है। थर्ड पॉइंट आता है बिल, बिल की डीलिंग कर रहे हैं या टीटी कर रहे हैं। तो इसमें आप समझ लीजिएगा, बिल का मतलब होता है जो फ्यूचर में पेमेंट आने वाला है, टीटी का मतलब है जिसका इमीडिएट डीलिंग हो रहा है, ठीक है। बिल का मतलब जिसका पेमेंट फ्यूचर में आना है, और टीटी का मतलब क्या है, जिसका इमीडिएट पेमेंट होता है। तो आमतौर पे जो रेमिटेंसेस हैं, रेमिटेंसेस ये सारे टीटी उसमें आते हैं। ड्राफ्ट भी टीटी में आता है, पे ऑर्डर, गिफ्ट चेक, ये सारे टीटी में आते हैं, ठीक है। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है यूजांस वाला, जिसमें पेमेंट आपको बाद में मिलेगा, ये डीलिंग जब होती है तो ये बिल की होती है। और बिल और टीटी, बिल में भी बाइंग होती है और बिल में सेलिंग भी होती है। ऐसे ही टीटी में बाइंग होती है और टीटी में ही क्या होती है, सेलिंग होती है, ठीक है। तो 4 रेट बन गए यहाँ पे। कितने रेट बन गए यहाँ पे? 4 रेट। 2 हैं बिल बाइंग के, 2 हैं बिल, सर टीटी क्या होता है? टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ओके सर। ठीक है। तो टेलीग्राफिक ट्रांसफर का मतलब इमीडिएट ट्रांसफर होना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रेमिटेंस वर्ड यूज किया हुआ, ठीक है। तो ऐसा पेमेंट जो बैंक को तुरंत मिल सकता है, उनकी डीलिंग जब करता है तो अलग रेट में करता है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बैंक अगर अपनी कोई पास्ट की कोई डीलिंग को कैंसिल करता है तो बिल पे करता है, बिल के रेट पे करता है या टीटी के? क्वेश्चन आता है अलग कई बार, टीटी पे कह रहे, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप हो गया। अच्छा, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। ये सब रेट कोड के तरीके हैं, ठीक है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू डीलिंग डे।
यानी आप जितनी भी वो कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, उसका जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट होगा वो कब का होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे कैश या रेडी, और ये होता है, इसको हम बोलते हैं टॉड या टुडे भी बोलते हैं, और T+0, 3 नाम है इसके। ठीक है, और सेकंड होता है टुमारो, T+1, इसको हम लोग टॉम भी बोल देते हैं। ठीक है, और X होता है डे आफ्टर टुमारो। अभी मैं माइक खोलूंगा, आप लोग अपने मन में जो भी क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं T+2, और यहां पर इसको बोलते हैं हम लोग स्पॉट। और इसके बाद आता है मोर देन 2 days, आफ्टर मोर देन 2 days, तो यहाँ पे T+ होता है मोर देन 2, और इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड। ठीक है, ये चीज समझ में आई? सर ये 4th पॉइंट का हेडिंग क्या है? डीलिंग फॉरवर्ड, डेट नहीं, ऊपर जो अकॉर्डिंग टू डीलिंग डेज, अकॉर्डिंग टू डीलिंग डेट है। मतलब डील कब कर रहे हैं हम ना। अगर हम सेम डे में डीलिंग कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे, उसको बताया जाएगा, कौन सा रेट बताया जाएगा? कैश वाला रेट, टॉड रेट भी बोलते हैं सर। ठीक है, टॉड ही बोलते हैं सर। अगर वो कहेगा कि भैया ये ट्रांजेक्शन कल इफेक्ट होगा, आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कल इफेक्ट होगा, तो टॉम। अगर वो कहेगा परसों इफेक्ट होगा, यानी 2, और वो कहता है कुछ दिनों बाद इफेक्ट होगा, अगर मान लिया हम यहाँ पे कह दें 18 days, तो 18 डेज जो आएगा T+2 में, मतलब T+ मोर देन 2 आएगा, तो उस रेट को हम फॉरवर्ड रेट। तो अब ये बात आई कि फॉरवर्ड जो डीलिंग्स होती हैं वो 2 दिन के बाद की सारी डीलिंग्स को हम फॉरवर्ड डीलिंग बोलते हैं, और इसी सर को ये हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। हाँ सर, ये हाँ वर्किंग डेज बोलिए। में रहता है, वर्किंग डेज का काउंटिंग नहीं, रहता है या बैंकिंग कैसा? डेज, 5 बैंकिंग डेज का, वो तो संडे नहीं माना बैंकिंग जाता ना, डेज, सैटरडे संडे। जिस दिन बैंकिंग होगी। जब बैंकिंग हो ही नहीं रही है तो डीलिंग नहीं हो पाएगी ना, वैल्यू डेट बोलते हैं उसको। ठीक है, चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं अभी क्लियर कर देता हूं। कई बार क्वेश्चन आता है कि फॉरवर्ड रेट आर लिंक्ड विद, कौन से रेट से लिंक होता है? Spot rate. स्पॉट रेट, हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है Spot. कि जो फॉरवर्ड रेट बनता है वो स्पॉट रेट से बनता है। तो फॉरवर्ड रेट का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको क्वेश्चन में स्पॉट रेट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हमने बताया कि फॉरवर्ड रेट किससे बनता है? स्पॉट से बनता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड रेट बनाने के लिए स्पॉट माइनस प्लस और इक्वल टू, सपोज कीजिए स्पॉट रेट है 61.23 और इसमें -1.8 हो रहा है, या +0.29 हो रहा है, या इक्वल टू 61.23 है। तो यहाँ पे मैंने 3 रेट मिले हुए हैं। आपके थ्योरी में बहुत काम की बात है कि स्पॉट रेट से अगर फ्यूचर डेट में रेट कम हो रहा है, ये -18 हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट, या बोलते हैं एट डिस्काउंट। ठीक है, और अगर वो प्लस हो रहा है तो उसको बोलते हैं एट प्रीमियम। ठीक है, और अगर इक्वल है उस कंडीशन बोलते हैं एट पार, यानी आज जो रेट है वो 20 दिन बाद या 30 डे बाद या 60 डे बाद भी वही रहेगा। और ये जो है ये डिस्काउंट प्रीमियम कैसे बनता है, कोई आंसर कर सकता है? इंटरेस्ट रेट से सर, ऐड करके।
परचेज और सेल से। एक तो इन्होंने बोला इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब इनसे फर्क पड़ता है, और डिमांड एंड सप्लाई। भैया डिमांड एंड सेल नहीं, बाई सेल से नहीं, बाई सेल तो एक्टिविटी है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप इसका सिंपल एग्जांपल ये बताइए कि गोल्ड के रेट कैसे कम ज्यादा होते हैं। सर लिबोर मिबोर से नहीं होगा? मार्केट से। जो आप ये बता रहे हैं ना, लीबोर और मिबोर जो रेट्स होते हैं उनसे सिक्योरिटी के रेट तय करते हैं, सर फॉरेन डॉलर के करेंसी रेट की या डोमेस्टिक। बेसिकली गोल्ड के रेट कैसे तय होते हैं बताओ? डिमांड एंड सप्लाई से ही Sir, होता है। all rate are depend upon demand and supply only, sir. हाँ, डिमांड एंड सप्लाई में है ना। अब मान लिया दिवाली आ जाएगा तो त्योहार में या मैरिज के सीजन आ जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, गोल्ड स्मिथ या पूरे इंडिया में रेट थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। और अभी जैसे इस समय कोई शादियां वगैरह नहीं हो रही हैं, आपको पता है इस समय गोल्ड का रेट क्या है? डाउन चल रहा 44 है। के समथिंग। सर अभी 43 समथिंग चल रहा है सर। कोई लेके 3150। आया था क्या? यस सर, 43 पॉइंट समथिंग है सर। हाँ, और आज से करीब 2 महीने पहले कितना था? सर 57 50 लगभग। 57 के ऊपर काफी था। था वो। तो वो डिमांड सप्लाई का ही मान है। अभी इस समय कोई शादियां वगैरह नहीं होती ना। भूपेंद्र जी ने पूछा स्पॉट रेट क्या होता है। स्पॉट रेट होता है जब भी कोई डीलिंग हमारी 2 दिन बाद होती है, तो उसके लिए जो रेट कोट किया जाता है उसको हम स्पॉट रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉरेन करेंसी का रेट है, अब डिमांड सप्लाई का मतलब समझिए। डिमांड सप्लाई का मतलब सीआईबी वालों, आपके में थ्योरी भी है कि ये जो रेट्स होते हैं कम ज्यादा कैसे होते हैं। जेआईबी वाले केवल कॉन्सेप्ट के लिए समझ लीजिए। अगर करेंसी किसी कंट्री में फॉरेन करेंसी, पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी बहुत ज्यादा है, तो उसका रेट इंडिया में कम हो जाएगा। सपोज कीजिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करते हैं, और इंडिया का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो करीब 500 समथिंग बिलियन डॉलर है। ठीक है, अब ये बिलियन डॉलर का मतलब क्या है? यहां पर हो सकता है कि 200 तो क्या हो डॉलर हो बिलियन में, 100 बिलियन क्या हो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो। ठीक है, कुछ जापानीज येन हो, कुछ यूरो हो। तो ये सबको इंक्लूड करने के बाद इसमें गोल्ड जो इंडिया में अवेलेबल है वो भी ऐड होता है, तब जाके फॉरेन करेंसी रिजर्व बनता है। ठीक है, अब इसमें एक बात सुनिएगा जरा कि ये जो करेंसीज हैं डिफरेंट, हमने बोला ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी हमारे पास 100 है और हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बाहर से अगर कोई लेके आएगा AUD, और हम लोग कौन सा एक्शन करेंगे उसमें? बाई करेंगे। अब बाई करने में आप इस केस में बताइए कि हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर का एक्सेस स्टॉक है, और कोई बाहर से ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेके आता है, तो हमारी कंट्री में उसका रेट कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा सर। कम होगा, क्योंकि हमारा बहुत है कि भैया देना है तो दे दो, नहीं तो मत दो। ठीक है, और डॉलर का रेट हमेशा बढ़ा क्यों रहता है? क्योंकि पूरी दुनिया डॉलर एक्सेप्ट करती है। तो जब डॉलर एक्सेप्ट करती है तो जहां पे भी कुछ लेना होगा सब जगह डॉलर चाहिए। जैसे हम लोग वहां से वो ऑयल परचेज करते हैं, तो मेरे ख्याल से शायद ईरान ऐसा है जो हमसे डोमेस्टिक करेंसी में पेमेंट ले लेता है, हाँ सही बात है सर। और अदरवाइज अदर कंट्री जो होते हैं वो हमसे डॉलर मांगते हैं। They are asking for dollar. जब भी हम वहां से ऑयल मंगाएंगे तो डॉलर खाली होंगे ना हमारे, और जब जब डॉलर खाली होंगे तो हमें डॉलर के बाहर से फिर मंगाना पड़ेगा, दूसरे देशों से मंगाना पड़ेगा। हम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि आ जाओ डॉलर ले जाओ, डॉलर ले आओ अपने, और हमसे कुछ और ले जाओ। कुछ और क्या ले जाओ? ये ले जाओ या ये ले जाओ, कुछ भी ले जाओ। हम उनको ज्यादा प्राइस पे भी लेने को तैयार रहेंगे। तो इसीलिए हर कंट्री का ये, और अभी एक इन्होंने भी आंसर दिया था कि ये इंटरेस्ट रेट वाला बिल्कुल इफेक्ट करता है कि किस कंट्री में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो 30 डेज बाद या 60 डेज बाद हम
हमें उसका क्या रेट रखना चाहिए। तो यहाँ ये बात हो रही थी कि डिस्काउंट ऑफ प्रीमियम कैसे रखा जाता है, ठीक है, डिस्काउंट ऑफ प्रीमियम रखने का ये एक तरीका। तो ये 4 टाइप के हमारे रेट्स भी हो गए। क्लियर होगी बात। अब थोड़ा सा इन चीजों को हम बुक में देखने की कोशिश करते हैं। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ना। इंट्रोडक्शन में मैंने सारी बातें कर ली थी। क्रॉस बॉर्डर होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, बहुत मतलब एक तरह से लिटरेरी टाइप का है, कोई फैक्ट इसमें नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ ऐसी बातें भी हैं कि ये जो फॉरेन करेंसी का जो बिजनेस होता है बहुत फास्ट मूवमेंट करता है, और फास्ट मूवमेंट के अलावा जो है इसमें एवरी 4 सेकेंड में इसके जो रेट फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। इसका जो पर्पज होता है, देखिए पर्पज में आपका यहाँ पर ट्रेवल, टूरिज्म, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, रिपेट्रिएशन ऑफ सेविंग बाय ये देखिए इसको सुना है। ये जो रिपेट्रिएशन वर्ड है ये कई बार आपका यूज होगा। रिपेट्रिएशन का मतलब होता है कि अगर सपोज कीजिए यहां से डॉलर किसी ने रेमिट किए हैं, वो वापस आ रहे हैं, या कोई फॉरेन से इधर डॉलर भेजा है और वो अब वापस ले जा रहा है, इसको रिपेट्रिएशन बोलते हैं, वापसी करना, ठीक है। और हाँ, फॉरेन एक्सचेंज की जो डेफिनेशन है वो सारे बेसिक चीजें हमने कर दी, लेकिन पॉइंट्स टू पॉइंट क्या बात आती है, वो कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन कहाँ उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा फॉरेन एक्सचेंज की जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का, उसके सेक्शन 2 में फॉरेन एक्सचेंज को क्या क्या डिफाइन किया गया, देखो। ऑल डिपॉजिट्स, credits, balance payable in foreign currency, any draft, traveler check, letter of credit, bill of exchange, express or drawn in Indian currency and payable in the, अब देखो ये बात और आ गई यहाँ पे कि कोई ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें अमाउंट तो लिखा हुआ ₹5 लाख, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो इक्विवेलेंट टू डॉलर करना है। तो कभी वो आएगा आपके पास, कहेगा भाई इसका पेमेंट डॉलर में कर दो आप, तो उस कंडीशन में इंपोर्टर अगर आपके पास आएगा कि मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज उनको दे रखा है, उसका मेरे को पेमेंट करना है और 5 लाख इंडियन रुपीज है वो, लेकिन उनको डॉलर चाहिए, तो वो भी फॉरेन करेंसी में है। एनी इंस्ट्रूमेंट पेबल एट द ऑप्शन of the drawee or holder thereof or any other party thereto, either in Indian currency or in foreign currency, or partly in one and partly in other currency. Thus, broadly speaking, foreign exchange in all claims payable abroad, whether consisting the fund held in foreign currency with the bank abroad, or bills or checks payable. तो abroad का जहां पे भी कनेक्शन आ जा रहा है तो वो है। अच्छा, एक चीज पूछता हूँ यहाँ पे कि मान लिया एक पार्टी आपसे डॉलर ले जाती है और वो डॉलर किसी दूसरी पार्टी को देती है और उससे रुपीज ले लेती है, तो क्या ये फॉरेन एक्सचेंज है? हाँ है। यस सर है। अच्छा, अगर सपोज नहीं है कीजिए सर, आपके नहीं है। पास नहीं है सर। 500 रुपीज है, नहीं है सर। 500 रुपीज हैं और आप पड़ोसी को 500 रुपीज देते हैं और उससे कहते हैं $2 मुझको दे दो, ऐसा कर सकते हैं? सर नहीं है। हाँ कर सकते हैं, लेकिन सर ये नहीं होगा सर। तो बैंक के थ्रू होगा तो ही फॉरेन एक्सचेंज है। हाँ। बेसिकली ये है बात और कि और ये इसमें जो सर इलीगल है, क्योंकि फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शंस करने के लिए आरबीआई लाइसेंस देता है, ठीक है। और जिनको लाइसेंस देता है उनको क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड जो डीलर। हाँ, एडी बोलते हैं, ऑथराइज्ड डीलर, ठीक है। तो ऑथराइज्ड डीलर को ही अलाउड है फॉरेन करेंसी डीलिंग करना। और हम जो ये भाईबंदी में 100 रुपए 500 रुपए ले रहे हैं, तो ये भाईबंदी में चल रहा है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते कहीं, ठीक है। चलो, इन अदर वर्ड, अ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फंड्स in one currency of funds in another currency. अब देखो, one
करेंसी विद अनदर है तो ऑटोमेटिक फॉरेन करेंसी हो गया, क्योंकि दो करेंसी आ गई ना, तो एक इंडियन होगी दूसरी कोई भी हो सकती है, या दोनों ही फॉरेन हो जाए। एट एन एग्रीड रेट और अरेंज बेसिस एक्सचेंज। Thus denote the price of the ratio। अब रेशियो से मतलब क्या हुआ, 100 रुपीज वर्सेस $2, तो ये रेशियो तो हुआ, यानी 50 रुपी पर डॉलर आ गया यहाँ पे, ठीक है। The value of which one currency exchange to another currency, the number of units of one currency which are exchanged for a given number of units। सिंपल है, तो ये मैंने बता दिया था, ठीक है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करें, इस मार्केट में कौन होते हैं, एक तो इंडिविजुअल्स होते हैं, बिजनेस एंटिटीज होती हैं, कॉमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर होते हैं, आर्बिट्रेजर्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स अक्रॉस द ग्लोब होते हैं, हु बाय और सेल। स्पेकुलेटर का मतलब समझ लीजिएगा, जो वैसे तो इसका हिंदी में बोलते हैं सट्टेबाजी करना, यानी कि एक बिना किसी बेस के एजम्पशंस करना। तो शेयर मार्केट में भी तो कई बार ऐसा होता है ना कि अरे ये वाला शेयर ले लो शाम तक बढ़ जाएगा, तो ऐसी फॉरेन करेंसी। तो कुछ लोग इन्वेस्ट यही ट्रेडिंग का काम करते हैं, सुबह करेंसी खरीदते हैं, जैसे ही मौका लगता है तो सेल करते हैं, या मौका लगता है तो और परचेज करते हैं। इट इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड मार्केट विद नो बाउंड्री, ऑपरेट राउंड द क्लॉक। तो ये एक कॉमन बात है कि इसके लिए कोई बाउंड्री की जरूरत नहीं है और ये राउंड द क्लॉक काम करता है, ठीक है। हाँ, यहाँ ये बात है कि कौन कौन सी पार्टी होती है। तो पार्टी में ये सेंट्रल बैंक हो गया एक तो आपका, और सेंट्रल बैंक के साथ क्या, जो आपके सारे कमर्शियल बैंक हो गए, इन्वेस्टमेंट फंड बैंक्स हो गए, फॉरेक्स ब्रोकर्स हो गए, दलाल बोलते हैं इनको, और कॉरपोरेशंस हो गए, और इंडिविजुअल्स। ये पहले भी बात हो गई, ठीक है। इतने लोग कोई भी जो है इंडिया में या कहीं पर भी फॉरेन करेंसी में डील कर सकते हैं, ठीक। इसमें थोड़ा बेसिक डेटा दिए हुए हैं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरेक्स एक्सचेंज में क्या क्या है, 24 आवर मार्केट है, एंड ओवर द काउंटर मार्केट एज वेल एक्सचेंज ड्रिवन मार्केट। ओवर द काउंटर का मतलब अभी लो और दो उसके बदले। ग्लोबल मार्केट है, नो बैरियर्स है। मार्केट सपोर्ट लार्ज कैपिटल और ट्रेड फ्लो, मतलब बहुत बड़ा पैसा आना और जाना होता है। हाईली लिक्विड मार्केट है। हाई फ्लक्चुएशन इन करेंसी रेट्स हैं, एवरी सेकंड में फ्लक्चुएट होता है। सेटलमेंट अफेक्टेड बाय टाइम जोन फैक्टर। टाइम जोन का मतलब है इंडिया का मॉर्निंग हो रहा है, वहां इवनिंग हो रहा है। मार्केट अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की पॉलिसी से इफेक्ट करता है। हाँ, ये फॉरेन एक्सचेंज मैकेनिज्म की बात आ गई जो हमने बात की थी। तो उसमें सेम डे में ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है, सेम डे का ट्रांजेक्शन को बोलते हैं रेडी और कैश, ठीक है। टॉम में हमने बताया था कि नेक्स्ट डे की बात करी थी इसमें, टॉम डे में, तो उसमें बताया नेक्स्ट वर्किंग डे डेट ऑफ डील, ठीक है। जैसे इसमें बोला हुआ है कि 3 अक्टूबर को डील हो रही है और उसका सेटलमेंट कब होगा, ये कई लोगों का डाउट था या दूर हो जाएगा। देखो, डील आज कर रहे हैं लेकिन सेटलमेंट कल होगा उसका, ठीक है। और ऐसे ही अब इसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा इसका आ जाएगा स्पॉट रेट। पूछ रहे थे ना स्पॉट रेट, देखिए स्पॉट रेट के बारे में पूछ रहे थे, कुछ पूछ रहे थे। सेटलमेंट ऑफ द फंड टेक्स प्लेस ऑन द सेकंड वर्किंग डे आफ्टर फॉलोइंग डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन डील हो रही है उसके उसमें, ठीक है। तो 3 को डील हो रही है तो 5 को उसका पेमेंट होगा। प्रेज्यूमिंग ऑल मार्केट आर वर्किंग ऑन 3। अब देखो यहाँ पे आ गया वो वाला पॉइंट पूछा था ना किसी ने, अगर किसी ने 5th को वर्किंग नहीं हो रही है तो आप उसको नेक्स्ट वर्किंग डे में ले जाएंगे। क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार। इफ नॉट इट विल बी नेक्स्ट वर्किंग डे इन द बोथ द कंट्रीज। इंटरवीनिंग सैटरडे और संडे विल आल्सो पोस्टपोन द सेटलमेंट डेट ऑफ नेक्स्ट वर्किंग डे। तो अब उसमें ये बता रहा है कि सैटरडे संडे वाले केस में भी बेटा क्या कर रहे हो आप, अच्छे नहीं लग रहे हो, उतार दो उसको, है ना। फिर उसके बाद है नेक्स्ट फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट में मैंने बताया कि जो स्पॉट के बाद की जितनी डेट्स होती हैं वो फॉरवर्ड में कंट्रोल वो होती हैं, ठीक है।
अच्छा, स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट में क्या रिलेशन है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऑल रेट्स आर कोडेड जनरली इन स्पॉट रेट। जनरली किसमें होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ कई बार। द स्पॉट रेट आर फॉर द डिलीवरी ऑफ द करेंसी एक्सचेंज ऑफ द स्ट्रीम करेंसी डील इन द सेकेंड वर्किंग डे, ऊपर यहाँ बताया था ना। नीचे एग्जांपल देखिए, मार्जिन और उसका, मार्जिन में स्पॉट रेट में प्लस या माइनस करते हैं। देखिए ये वाली लाइन देखिए, प्रीमियम जो होती है वो प्लस होती है और माइनस जो होता है डिस्काउंट होता है। ठीक, मतलब वो आपको सस्ती मिल रही है। एग्जाम्पल के तौर में $1 इज इक्वल टू 69.13 है आज, और आज से 15 डे बाद प्लस 15 डेज में इसका प्राइस हो जाता है 71.32। तो आप लोगों को आंसर करना है कि ये डिस्काउंट का एग्जांपल है या प्रीमियम का। प्रीमियम का। प्रीमियम है सर, प्रीमियम का, उसमें बढ़िया। और प्रीमियम यहाँ पे वो कुछ पैसों के फॉर्म में यूज होती है, हाँ, तो इसमें कितना पैसा हो जाएगा? प्रीमियम में पैसे से भी ज्यादा आ गया। देखिए एग्जांपल ऐसा आ गया यूनिक सा, ये 12 में से 3 गए 9, 2 में से 1, तो 2.9, यानी इसको बोलेंगे 219 पैसा, 219 पैसा प्रीमियम। ठीक है, 219 पैसा प्रीमियम। सर यही फॉरवर्ड मार्जिन होता है? हाँ यही तो मार्जिन है, ओके। फॉरवर्ड मार्जिन। आगे का उसी वही मार्जिन को ही हम डिस्काउंट और प्रीमियम के रूप में बोलते हैं। ठीक है। वो जो मार्जिन है ना, अगर कम है तो वो, और ज्यादा है तो प्रीमियम, इस तरह बोलते हैं। आप जेआईबी के सीआईबी के? तो जेआईबी। हाँ, जेआईबी की बुक में तो बहुत बोला हुआ है मार्जिन ना जी। अभी जो है आप लोग क्या करेंगे कि जेआईबी की बुक में जो ये फॉरेक्स वाला चैप्टर है, इसकी थ्योरी देखेंगे। जो भी हमने आज कवर किया है ना, उसमें काफी बड़ा पार्ट आपका थ्योरी का कवर हुआ है उसमें। ठीक है Sir, I have one doubt from हाँ LPS. हाँ बोलो। This one, it was written like 10% for provisioning should be done for substandard account if it is not covered by ECGC also. ये बुक में 15 कर लीजिए आप। हाँ सर, नहीं सर, ये बुक जो आपका जेआईबी का बुक है ना, नहीं सर, CABC. सीआईबी में 10% कहाँ लिखा हुआ है? One second, sir. सबस्टैंडर्ड 15% ही है। Sir, a खोल general देता हूँ। provisioning of 15% on total outstanding should be made without making any allowance for ECGC guarantee cover and. हाँ 15% है ना, आपने 10 बोला। हाँ sir, and additional 10% for unsecured. Means हाँ total बिल्कुल 20. ठीक है। Okay, but now whether we have to make the provisioning including the amount which is covered by ECGC or excluding the amount that is covered by ECGC? Including that amount. नहीं सर। You suppose if you have covered the account with the ECGC, you forget about the ECGC. In Then particular, okay. substandard account. Substandard account. So even though If the account is suppose, doubtful or something, then you consider the 100%. coverage of the ECGC. okay, not for substandard account. Not for the substandard account. Okay, sir. सर मेरा भी एक डाउट है। सर ECGC बोलिए। कवरेज फॉर अनसिक्योर्ड पोर्शन ना? हाँ, they cover only the unsecured person. ओके। सर बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे को डाउट में रह गया सर, वो हाँ समझ बोलिए नहीं बोलिए पाया। बोलिए। बिल ऑफ एक्सचेंज एक बार और बता दीजिए सर। मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कुछ गुड्स या सर्विसेज सेल करता है और इंपोर्टर उसको डॉलर नहीं देता। अभी डॉलर की जगह एक इंस्ट्रूमेंट देता है, पेपर देता है, उसका नाम है प्रॉमिस। इंस्ट्रूमेंट देता है, वो प्रॉमिस करता है उस इंस्ट्रूमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज। अब यहां थोड़ा सा एक चीज और है, चेक वाला केस और बिल ऑफ एक्सचेंज वाला केस थोड़ा सा रिवर्स है। चेक में जिसने पैसा देना होता है वही चेक भर के साइन करके देता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में इंपोर्टर साइन जो करता है। ये
एक्सपोर्टर मेक करता है, जी मतलब उसको लिखेगा और इसको भेजेगा और ये इसको एक्सेप्ट करता है। अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो ये हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और इंस्ट्रूमेंट वापस रखा इसके पास जाता है। सपोज कीजिए इसने 15 जनवरी 21 में डील किया और इसने कहा कि मैं इसका पेमेंट 15 मई 2021 में करूंगा। तो ये जो है 15 मई तक इसको अपने पास रखता है और 15 मई को ये जाता है बैंक के पास, कहता है इस बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा मंगा दो। उस कंडीशन में ये बिल ऑफ एक्सचेंज को यहां भेजता है इस पार्टी और वहां से कलेक्ट होके आता है, जैसे चेक कलेक्ट होके आता है। कई बार तो यहाँ से पैसा एक्सपोर्टर है। सर कई बार तो एक्सपोर्टर बैंक को ही दे देता है डिस्काउंट पे। हाँ, वो पहले वही ही। चीज है, मतलब ये बैंक को उसने दिया कि आप मेरा बिल मंगा दो, तो वो इमीडिएट पेमेंट भी ले सकता है या यहाँ से आने के बाद भी ले सकता है। मतलब कभी कभी पहले भी ले लेता है। हाँ, डिस्काउंट कर दो। वो कहता है कि भाई तुम मंगाते रहो, मुझे पैसा अभी जी दे दो। जी ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सर इम्पोर्टर जब एक्सेप्टेंस करके वापस उसको एक्सपोर्टर को भेजेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को, नहीं? हम्म। हाँ, सर तभी वो इम्पोर्टर ओके होगा। या? मतलब जब तक इम्पोर्टर के साइन नहीं होंगे ना, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक तब वो तक बिल वैलिड ऑफ एक्सचेंज वो नहीं बनता, लीगल नहीं होता। ओके सर। सर इम्पोर्टर उसको डॉलर में पैसे देगा, रुपीज में पैसे देगा? डिपेंड करता है वैसे सर तो ये होता है, दोनों डोमेस्टिक। के एग्रीमेंट पे बात होती है। कई बार कई कंट्री वाले क्या कहते हैं, हमें तो भैया इंडिया में रुपए में भेजना, तुम अपने आप ही एक्सचेंज करा दो। और कई बार कुछ एक्सपोर्टर ऐसे होते हैं, कहते हैं नहीं अपनी कंट्री के पैसे भेज दो, तुम्हारे वहां अगर डॉलर चलता है तो डॉलर भेज देना, मैं चेंज करा दूंगा। तो सर हम बैंक के केस में उसको कब बाई मानेंगे और कब सेल मानेंगे? अगर बैंक के पास आने वाला इंस्ट्रूमेंट में डॉलर लिखा हुआ है तो बाई मानेंगे। यही वाला बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डॉलर में लिखा होगा तो बैंक में डॉलर आ रहा है, ये जो पार्टी है इंपोर्टर ना, ये डॉलर भेजेगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।